नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। क्रिकेट इन दिनों वर्ल्ड कप चल रहा है अमेरिका में, T20 वर्ल्ड कप, और जो चुनाव बीता है वो भी क्रिकेट मैच की तरह ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा गया है। क्रिकेट में एक टर्म है DRS। DRS का मतलब है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, और भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि जो वो DRS लेते थे तो वो पक्का ही जानकर लेते थे, और उनका DRS का जो स्ट्राइक रेट था वो 99.9% तक सटीक रहता था। इसलिए DRS का नाम क्रिकेट के तमाम कमेंट्रेटर, पंडित धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहते थे उसको। खैर, ये क्रिकेट की बात हुई, लेकिन राजनीति में DRS आज हम ये विषय मंथन में लेकर आए हैं। और ये इस DRS की ज़रूरत क्यों पड़ी, अपने दर्शकों को मैं समझाता हूँ कि वास्तव में इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और NDA के बीच बहुत कांटे का मुकाबला रहा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला NDA और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में हेड टू हेड सीधा सीधा यूं मुकाबला रहा, लेकिन इन मुकाबलों में सबसे ज़्यादा शोर बवाल 4 तारीख को मचा मतगणना के दिन। विपक्ष का दावा है कि उत्तर प्रदेश की तकरीबन 11 सीटें राज्य में सरकार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, और इसका दावा बहुत मजबूती के साथ में किया जा रहा है। कई जगह ये कहा गया कि बिजली चली गई, 3 राउंड की मतगणना बची, प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का आगे था, बिजली आई तो करंट इंडिया गठबंधन को लग गया, प्रत्याशी हार गया। इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई हैं, और इनको लेकर राजनीति में कसमसाहट है। और विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने जो स्थानीय प्रशासन है, जिलाधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनको प्रार्थना पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने EVM पर सुनवाई करते हुए जो डिसीजन दिया था कि अगर किसी प्रत्याशी को कोई दिक्कत है तो वो रिव्यू करा सकता है, दोबारा मतगणना करा सकता है, बशर्ते उसे खर्च देना पड़ेगा। खर्च देने के लिए राजी, दोबारा मतगणना कराने के लिए बहुत सारे जो प्रत्याशी जो बहुत करीबी मुकाबले से हारे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जो 3000 या उससे थोड़ा ऊपर के अंतर में, या 3000 के अंदर के अंतर में विपक्ष हार गया है। और देश में एक इकलौती ऐसी सीट है, मुंबई की एक सीट है, जिसमें 48 वोट से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, शिवसेना UBT का प्रत्याशी अमोल हार गए, और शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी को जिता दिया गया या जीत गया, ऐसा आरोप जिताने का है। तो पूरा परिदृश्य, और इस बार क्रिकेट नहीं, राजनीति में विपक्ष DRS मांग रहा है। ये DRS क्यों नहीं मिल रहा है, क्या ये DRS मिलना चाहिए, इन सब तमाम सवालों को लेकर आज हम मंथन में आए हैं। और सबसे बड़ा यही सवाल होगा कि जब पारदर्शिता की बात होती है, शुचिता की बात होती है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें चुनाव आयोग, नेता, अधिकारी सब करते हैं, लेकिन जब डिसीजन, जब यूं कहें कि एक निष्पक्ष निर्णय देना होता है, तो किसी को अपनी नौकरी दिखती है, किसी को मलाईदार पोस्टिंग दिखती है, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। क्या इतने सालों के लोकतांत्रिक इतिहास में या चुनावी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके इतिहास में क्या एक अदद ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया, और क्यों नहीं बन पाया कि इस तरीके के जो झंझट हैं, जंजाल हैं, वो होना, और विपक्ष को क्यों DRS की ज़रूरत पड़े। मंथन में आज सबसे बड़ा यही सवाल। अगर मैं यहाँ से हार के जाता हूँ तो मुझे ये प्रशासन से हराया गया है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, या तो यहाँ से काउंटिंग कराएंगे जिलाधिकारी महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर, अगर नहीं कराई गई
वीवीपैट की पर्चियों की गिनती, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। अब क्रिकेट का तो डीआरएस का सिस्टम यह है कि खिलाड़ी ऑन द फील्ड क्रिकेट अंपायर के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की है, चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं में भी है कि आप यहां तक कि वोटर को कहा गया कि वो भी वोटर वोट चैलेंज करे, अगर उसका वोट कोई पड़ गया है तो वोट चैलेंज करके वो टेंडर वोट डला सकता है। लेकिन राजनीति में चुनावी सिस्टम में ये बातें केवल जबानी जमा खर्च जैसी लगती हैं, ऐसा होने की नज़ीरें हमें बहुत ज़्यादा मिलती नहीं हैं। और कुछ इसी तरीके का ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हुए तमाम जो राजनीतिक प्रत्याशी हैं दलों के, उन्होंने डीआरएस की अपील की है चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, और चुनौती देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने की बात कही है। चाहे फरकाबाद की सीट हो जो बहुत करीबी मुकाबले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर हारे, या फिर फतेहपुर सीकरी की जहां सिकरवार हारे तो लंबे अंतर से हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ भी घपला हुआ है और रिकाउंटिंग हुई तो वो जीत जाएंगे। फूलपुर भी बहुत करीबी मुकाबला 4000 के आसपास। इसी तरीके से पूर्वांचल का बांसगांव, वहाँ लगातार इंडिया गठबंधन कांग्रेस का प्रत्याशी सदल प्रसाद जीत रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में बताया गया कि वो हार गए हैं। और जो सज्जन जीते हैं, कमलेश पासवान, जिन्हें जीतने का सर्टिफिकेट मिला है, वो केंद्र सरकार में भी अब मंत्री भी बन गए हैं। तो अब इस बात की भी चर्चा है कि क्या मंत्री जी को या उनकी सांसदी को चुनौती देना इतना आसान होगा क्या? ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी वंदना ने तैयार की है, उसे ज़रा देख लिया जाए। अगर मैं यहाँ से हार के जाता हूँ तो मुझे ये प्रशासन से हराया गया है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। या तो यहाँ से काउंटिंग कराएंगे जिलाधिकारी महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर, अगर नहीं कराई गई वीवीपैट की पर्चियों की गिनती, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। यूपी की राजनीति अब डीआरएस फॉर्मूले पर आ गई है। डीआरएस मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम। मतलब इसका साफ है कि एक ऐसा तरीका जिसके जरिए खिलाड़ी ऑन फील्ड क्रिकेट अंपायर के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। कुछ इसी तरह से चुनावी मैदान में प्रत्याशियों ने भी ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हुए दूसरे पक्ष को चुनौती देते हुए दोबारा से काउंटिंग कराने पर अड़ गए। चाहे बात फर्रुखाबाद की कर ली या फिर फतेहपुर सीकरी की या फूलपुर समेत कई जिलों की, पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं। यूपी की राजनीति कब किस ओर पलट जाए कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सबके सामने हैं। 4 जून को हुई मतों की गिनती के बाद पता चला है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि यूपी में भाजपा ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने 37 जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। इस बीच फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिंह सिकरवार उर्फ फौजी बाबा ने काउंटिंग वाले दिन धांधली का आरोप लगाया। रामनाथ सिकरवार ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आगरा के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी को शिकायती पत्र दिया। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार वीवीपैट की पर्चियों से दोबारा मतगणना कराने की बात कही। वहीं बांसगांव में 32वें चक्र में भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान को 4,24,187 मत और कांग्रेस के सदर प्रसाद को 4,18,814 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि 33वें राउंड में भाजपा को 4,22,090 और कांग्रेस को 4,17,685 की घोषणा कर दी गई। इस पर कांग्रेसियों ने आपत्ति जताई। प्रत्याशी सदर प्रसाद ने कहा कि अगर पुनः मतगणना नहीं होगी तो वह आत्मदाह कर लेंगे। परिसर में हंगामा बढ़ते देख पुलिस और अर्धसैनिक जवानों की तैनाती कर दी गई। वहीं फूलपुर लोकसभा में भाजपा भले ही किसी तरह से जीत गई हो, लेकिन वहां भी भीतरघात के आरोप पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर लगते रहे हैं। वहीं बांसगांव में तो कांग्रेस प्रत्याशी ने तो आत्मदाह करने की धमकी भी दी थी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो असंतुष्टि दोनों ओर ही है। अब देखना ये होगा कि तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद असल में एक्शन होता क्या है। स्पेशल डेस्क
के न्यूज इंडिया। तो विपक्ष की अपील का डीआरएस कब, आज मंथन में बड़ा सवाल। कुछ बयानात जो पूर्व में प्रत्याशियों की जो शिकायतें हैं उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। जो काउंटिंग हुई है वो फेयर नहीं है। 20-21 राउंड के बाद में जिस हौच फौच में काउंटिंग की, जो वहाँ पर बोर्ड लगे, उन बोर्डों पे अंक न लिखना कि किसके वोट कितने पड़े हुए हैं। कई ऐसी जगह हैं जो वहाँ पर अंक नहीं लिखे गए थे कि किसके प्रत्याशी कितने वोट हैं। और उसके बाद में बहुत हौच फौच में सारी काउंटिंग की गई है। जब लगभग 8,000 से में आगे चल रहा था तो एकदम लास्ट में 50,000 वोट इनके कहाँ से आ गए? इतनी लीड एकदम कैसे हो गई? क्षेत्र में अफवाह है, एक आवाज़ आ रही है कि मथुरा की टीम आ करके उन्होंने सारा खेल किया यहाँ पर चुनाव में और बायस्ड किया है इसको सुन करके मैं तुरंत जिलाधिकारी आगरा रिटर्निंग ऑफिसर को एक चिट्ठी दी। मुझे आशंका हुई कि इसमें गड़बड़ हुई है कि इसको रिकाउंटिंग करा जाए। जिलाधिकारी आगरा ने वो चिट्ठी मेरी 1 घंटे से अधिक रख रखी, कई घंटे तक, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, दोबारा काउंटिंग नहीं हुई। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है पर्ची काउंटिंग कराने की, उसके लिए मैं कल यानी 11 तारीख को जिलाधिकारी आगरा को एड्रेस चिट्ठी मैंने दे दी है। जिलाधिकारी आगरा के पास गया, उनके पीए आए थे, पीए रिसीव नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा मुझे रिसीव चाहिए। फिर जिलाधिकारी महोदय ने एडीएम को बुला रहे हैं आज चिट्ठी लेने के लिए। एडीएम ने एक अधिकारी को वहाँ पर भेजा जो चावला जी हैं, वो मुझे चिट्ठी लेके गए हैं और रिसीव भी मुझे मिला हुआ है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, या तो यहाँ से काउंटिंग कराएंगे जिलाधिकारी महोदय रिटर्निंग ऑफिसर, अगर नहीं कराई गई वीवीपैट की पर्चियों की गिनती तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। ऑब्वियसली एटा से हुआ है, एटा से जो अलीगंज विधानसभा का हम किसी भी बूथ पे नहीं हारे और हर बूथ पे जीतने का काम किया है। कौन है? लेकिन 27वें राउंड में एकाएक इनको 5,913 वोट दे दिए और वहीं से पूरा पासा पलट दिया। मैं कह सकता हूं कि कम से कम 7 से 8,000 वोट से हम जीतने वाले थे। और तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जैसा कि आपने सुना कि दोनों प्रत्याशी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई धांधली हुई है, विधानसभा विशेष में इस तरीके से हराने की कोशिश की गई है, ये हरा दिया गया है। बहुत सारे इस तरह के किंतु परंतु बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ये सवाल और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग जाने को तैयार है। रामनाथ सिंह सिकरवार और फौजी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से डॉक्टर नवल किशोर भी कह रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की कम से कम तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर इस तरीके के विवाद हैं, जहां यह आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दे दिया। और इससे पहले मतगणना के ठीक 1 दिन पहले अखिलेश यादव ने जब ये 1 तारीख को जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि ये एग्जिट नहीं है, ईवीएम नहीं, ये डीएम का पोल है, ईवीएम नहीं है, डीएम का पोल है, डीएम के जरिए ऐसा किया जाएगा। कुछ दबाव जरूर विपक्ष बनाने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां ऐन वक्त पर बहुत देर तक मतगणना चली, तमाम मतगणना धीमी करने की भी शिकायतें आई और अंततोगत्वा जो चीज़ें हुई हैं वो अपने आप में दिक्कत तलब हैं। हमारे साथ फतेहपुर सीकरी से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सिकरवार जी आपका। और उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ आईएएस रहे, तमाम वरिष्ठ पदों पर, तमाम इस तरीके से महत्वपूर्ण सरकार के पदों पर रहे पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी अनीस अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार दोनों मेहमानों का। दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा इन प्रत्याशियों से बात करने का। और जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं जो चुनाव कराते रहे हैं, अनीस अंसारी साहब डीएम से लेके बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और बहुत दिनों के बाद आज वो उनसे रूबरू हो रहा हूँ। आज मैंने अपनी टीम से कहा था कि अनीस अंसारी साहब को निवेदन करिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और वो आज वो जुड़े। एक बार पुनः आभार। मैं
रामनाथ सिकरवार साहब की तरफ जाऊंगा। वो फौजी बैकग्राउंड से हैं और इस वक्त हमारे साथ फौजी वर्दी के साथ में मुस्तैद हैं। और एक फौजी की फितरत होती है कि वो दुश्मन का पीछा अंतिम समय तक करता है, या तो वो खुद मार गिराता है या शहीद हो जाता है, दो ही सूरत में। और रामनाथ सिंह सिकरवार मुझे लगता है यही कुछ ठान चुके हैं कि अब इसका नतीजा निकाल कर हम मानेंगे। रामनाथ जी, आपकी हार का अंतर ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जहां पर ये कहा गया है 3000, 4000, 5000 इस तरह सीटें हारी, लेकिन आपका अंतर बड़ा है। आपके क्या तर्क हैं जिन पर यह माना जाए कि बेईमानी हुई है, गड़बड़ी हुई है, वहाँ के कलेक्टर ने गड़बड़ी की है? वो कौन से तर्क हैं इस देश की और उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है और ख़ास तौर पर फतेहपुर सीकरी के सम्मानित वोटर हैं, मतदाता हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, तो वो कौन से तर्क हैं? क्यों आप इस बात का एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो नतीजा आया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, वो न्याय सम्मत, विधि सम्मत या चुनावी पारदर्शिता से नहीं हुआ है? सिकरवार जी, अनम्यूट करिए। सिकरवार जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए, आप क्या आवाज आ रही, बोलिए। काउंटिंग से पहले ही पूरे क्षेत्र में आवाज थी कि रामनाथ को तो हारना ही है, वोट भले ही दे लीजिए। पूरे बीजेपी का अमला, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व ने यहाँ पर डेरा डाला और हराने की पूरी तैयारी थी। दूसरा, काउंटिंग वाले दिन यहाँ पर मेरे क्षेत्र को पूरा छावनी बना दिया, कई हजार फोर्स लगा दी। मेरे समर्थक को 10 किलोमीटर दूर तक रोक दिया गया। हराने की इनकी पूरी तैयारी थी पहले से। और मैं अपने एआरओ को साथ लेके आ रहा था गाड़ी में, जो वोट काउंटिंग करते हैं, जोड़ते हैं, उनको रुकवा लिया यहाँ की पुलिस ने। मैंने कहा एआरओ है, ये नहीं होगा तो वोट वहां पर कौन काउंटिंग करेगा? मेरी एक बात नहीं मानी और वहां पर उतरवा लिया। मैंने ये बात डीएम को जाके बताई कि मेरे एक एआरओ को वहां रोक लिया। डीएम ने कहा कि आप एआरओ के ले आइए। मैं उनका भेज दिया, मुझे डीएम ने वहां गया वापस, तो मेरे एआरओ को उन्होंने भगा दिया। पूरा सत्ता की ताकत इन्होंने लगाई मुझे हराने के लिए। क्षेत्र में ये पहले से था कि रामनाथ को ये सिस्टम हराएगा किसी भी तरह से। अंदर में प्रेशर में लिया इन्होंने। लगभग 2 बजे तक मैं आगे चल रहा था। लास्ट में इन्होंने बड़े हौच पौच में गिनती की और मेरे कुछ वहां पर एजेंट थे, इनको प्रेशर में बाहर निकाला गया। बहुत जल्दबाजी में किया, जबकि मुझे हर जाति ने वोट दिया। और ये राजकुमार जो चुनाव लड़ रहे थे, ज्यादातर कुछ सीटों में कभी वो आगे कभी मैं आगे, ऐसे चल रहा था। लेकिन मेरे पास 3-4 जातियों के बम्पर वोटिंग थी, जिसमें ठाकुर लगभग 3.5 लाख हैं, उनका एक तरफा वोट मेरे लिए पड़ा। मुस्लिम समाज का वोट एक तरफा मेरे लिए पड़ा। यादव समाज बहुत बड़ी संख्या में, उनका वोट एक तरफा मेरी तरफ पड़ा। और जो आर्मी के लोग हैं बहुत सारे, वो सब वोट एक तरफा पड़े। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, इनको तो गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, इनको भगा देते थे। और लास्ट में जो इन्होंने लगभग 50,000 वोट एकदम कहां से ले आए, जबकि इनके एरिया नहीं था। वो लोग जाट लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे वोट दिए हैं। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने मुझे हराया है। और जो उस काउंटिंग में थे, उन लोगों का कहना है दबी जवान कि रामनाथ जी आपको हराया गया है। ऐसे कई किलो हमारे पास, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। और ये ताकतवर लोग थे, मैं एक सेना का सिपाही था। इन्होंने पूरी ताकत मेरे ऊपर झोंक दी मुझे हराने के लिए। ये इनका पहले से प्लानिंग था। और मुझे पूरे क्षेत्र में आज भी है, आप लाखों लोगों में घूम आइएगा, मेरे वोट चौराहे पे खड़े हुए दुखी हैं। दुखी की लहर पूरे क्षेत्र में दौड़ी हुई है और इन्होंने जबरदस्ती अपने प्रत्याशी को जिताया है। रामनाथ जी, अब करेंगे क्या? ये तो बहुत सारी गणित आपने बता दी, बहुत सारी चीज़ें बता दी। ठीक है भाई, प्रत्याशी आप थे और उनका भी प्रत्याशी लड़ रहा था। ये बात आपकी ठीक है कि भाई राजकुमार चाहर का विरोध था, सालों से लोग विरोध कर रहे थे, तो जाहिर सी बात जो परिणाम आया तो चौंके तो हैं लोग, ये बात ठीक है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि भाई रक्षा मंत्री जी आए, फला जी आए, तो कैंपेन में नेता आते ही आते हैं।
लेकिन वो कौन से कारण हैं जिनके आधार पर आप रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं? वीवीपैट का क्या मसला है जो आपने लिख कर दिया है डीएम को? 9 वीवीपैट खराब निकले वहां पर, जो मशीन है 9 इनऑपरेटिव थी। ये बड़ी बात है कि 9 मशीनें इनऑपरेटिव निकली उसके अंदर। और जब मुझे लगा हौच पौच में प्रेशर में मेरे एजेंट्स को वहां से निकाला जा रहा है और जो राउंड्स हैं उनको में डिले किया जा रहा है, जब काउंटिंग हो गई तो तूने उनको प्रसारित करना चाहिए, उसमें भी डिले हो रहा था। पूरे क्षेत्र में एक हौच पौच हो रहा था वहां पर। तो मैंने कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी की आशंका हो रही। मैं तुरंत एक चिट्ठी लिखी डीएम साहब को, मैं चिट्ठी लिख के दिया। वो सारी आशंकाएं मैंने उनको बताई कि इसमें रिकाउंटिंग होनी चाहिए। मेरी चिट्ठी को इन्होंने कई घंटे तक रखा वहां पर, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर्टिफिकेट दे दिया गया बीजेपी के नेता को जी, उसके बाद सर्टिफिकेट राजकुमार चाहर को दे दिया गया। दे दिया। जो 2 दलाल थे विधायक जिन्होंने पैसा बांटा था क्षेत्र में, मैं वहीं बैठा था। राजकुमार नहीं आए, जो दलाल विधायक थे वहां पर जिन्होंने कई करोड़ रुपए पैसा बंटवाया क्षेत्र में, बीजेपी के भी दलाल विधायक थे, चोर। उनके मुंह पे बोल दूं उसको, चोरों को इन्होंने देश का सत्यानाश किया। ऐसे दलालों ने कई करोड़ रुपए बांटे क्षेत्र में, गरीब जनता को गुमराह किया। वही आए थे वहां पर सर्टिफिकेट लेने के लिए। पहले वही आए थे, सिफारिश कर रहे थे डीएम को, मेरे सामने आए थे दोनों। पहले मैंने कहा सांसद तो बने, राजकुमार ये दलाल कैसे इसमें घुसे आए दोनों। मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा कि हारे हुए प्रत्याशी की खींच समझेंगे लोग, नहीं, दोनों विधायक। अब क्या करेंगे रामनाथ जी? अब क्या कर रहे हैं आप? क्या कैसे लड़ेंगे लड़ाई? लड़ाई मेरे साथ में एक्चुअली में क्या है कि गरीब जनता है, और जो गांव में, हर गांव के अंदर कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं, इनके पास आते हैं पैसे। इन्होंने 20 करोड़ रुपए बांटे हैं इस बीजेपी के लोगों ने, और दलालों को पैसे दे देते हैं। दलाल फिर इनको गांव में पैसे बांट देते हैं। गरीब लोग वो ठीक है, वो ठीक है। आपके आरोप है, उनकी जांच होगी। अब जो ये मसला है वीवीपैट का, ये पुनर्मतगणना कैसे कराएंगे, ये बताइए हमको आप। इसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूं, उसमें एक्सपर्ट रखे हैं और वकीलों से भी बात कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा क्लू इसमें पकड़ा जाए जिससे हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में स्वीकार हो जाए और इसमें दोबारा से मतगणना हो। क्योंकि चोर रास्ता नहीं छोड़ता है, जिसमें ये तो बड़े चोर हैं, ये तो बड़े मास्टरमाइंडेड हैं, पूरा देश जानता है। ठीक है, इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत मतलब इसका नहीं पड़ मतलब रही है। सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आप सिकरवार जी? कल मैंने चिट्ठी दी है डीएम साहब को, 2 दिन में पूछूंगा ये उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं। उसके बाद पार्टी में मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा मिला है सुनने को कि जो चुनाव गिनती कराते हैं इसकी, तो अगर फेवर में नहीं गया तो उसे पैसा जमा करना पड़ता है। तो मैं सेना का सिपाही हूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं, अगर ज्यादा हुआ तो चंदा करूंगा, पार्टी से भी मदद मांगूंगा। ये सारे उन पे पहलू में मेरी वो चल रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय श्रीवास्तव, बहुत स्वागत। और अनीस अंसारी साहब के तरफ रुख करूंगा। अनीस अंसारी साहब, आप डीएम से लेकर सर्वोच्च पद पर रहे ब्यूरोक्रेसी के उत्तर प्रदेश में। इस बार जो स्थितियां, परिस्थितियां आपने देखी, तो मैं उसको जरा समझना चाहूंगा। और ये क्या इस तरीके की जो आरोप लगा देते हैं लोग रिटर्निंग अफसर पर, डीएम पर, क्या डीएम के हाथ में होता है? क्या डीएम कर लेता है? क्या इस तरह की जो उलटफेर होती है कि भाई कोई 50,000 से या 44,000 से हार जाएगा, वो भी कह रहा है कि नहीं नहीं डीएम ने ऐसा कर दिया। कोई 3,000 से हारा, वो भी कह रहा। कोई 48 वोट से हारा, वो भी कह रहा। ये होता क्या है? कैसे आप लोग ब्यूरोक्रेसी कैसे ऑपरेट करते हैं? या केवल आपके हाथ में अपयश ही आना, अच्छा करो या बुरा? अंसारी साहब जी, मैं पहले तो ये वजाहत करना चाहूँगा कि ईवीएम का सिस्टम और जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं उसी की तरह सॉफ्टवेयर से चलता है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर से चलते हैं जी, वैसे ही ईवीएम भी चलती है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बुनियादी ये प्रिंसिपल है कि अगर सॉफ्टवेयर की किसी को जानकारी हो तो सॉफ्टवेयर को तब्दील भी किया जा सकता है जी। तो ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो उस वक्त डाला जाता है जब फाइनल डेट निकल चुकी थी विड्रॉल की। एक डेट होती है जी कि नॉमिनेशन के फाइनल हो गया, तो जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं तो उनकी लिस्ट और उनके सिंबल्स जिस पार्टी से खड़े हुए हैं तो उनके सिंबल्स को एक प्रिंट आउट होता है, छपा हुआ फॉर्म होता है,
और उस फॉर्म को लोड किया जाता है ईवीएम में। जी लोड करते वक्त ये गुंजाइश रहती है कि उसके सॉफ्टवेयर को चेंज किया जा सके। अगर मुझे कोई अथराइज कर दे या किसी इंजीनियर को अथराइज कर दे, जिस वक्त कैंडिडेट्स के लिस्ट और सिंबल्स अपलोड हो रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर की जानकारी किसी इंजीनियर को हो, उससे कहा जाए कि इसमें ये डाल दो कि हर तीसरा वोट जो पड़ेगा वो फला आदमी के नाम, फला पार्टी के नाम जाएगा, तो वो मुमकिन है। टेक्निकली ये पॉसिबल है कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर अगर जानकारी हो तो उस सॉफ्टवेयर में तब्दीली की जा सके। ये बुनियादी चीज है। अब कोई ऑफिसर या डीएम मैनिपुलेट करना चाहेगा, करता है या नहीं करता, ये बिल्कुल फैक्ट के क्वेश्चंस हैं। अगर कोई डीएम मैनिपुलेट कराना चाहे तो कर भी सकता है और ना करना चाहे तो नहीं कर सकता है। कानूनी तौर पर डीएम से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो मैनिपुलेशन की इजाजत नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीन इसलिए होती है कि मैनिपुलेशन ना हो। लेकिन मैं आपको अपना तजुर्बा सामने रखना चाहता हूँ। 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में लखनऊ में गोमती नगर में विश्वास खंड 2 की जो कॉलोनी है उसमें हमारा वोट पड़ा था। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी साथ में गई थी। जी तो हमारी बड़ी बेटी और वाइफ का जो वोट पड़ा वो तो सही पड़ गया। जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे वो लोग, उनको मिल गया। लेकिन मेरा अपना वोट जो है दूसरे कैंडिडेट के हक में पर्ची में वीवीपैट में छपा। तो मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि वीवीपैट में गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो आपने मैंने एतराज उसी किया था वक्त अंसारी साहब, शिकायत की। माफी के साथ मैं ऐड कर रहा हूं, क्या आपने उस वक्त एतराज किया था? मैंने उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे जावेद उस्मानी, उनको फोन किया। मिस्टर सिन्हा चीफ इलेक्शन अफसर थे आईएएस के, वो दिल्ली में आजकल, उनको फोन किया। उमेश सिन्हा। और राजशेखर आईएएस के जो डीएम थे उनको फोन किया। जी। तो उन्होंने एक असिस्टेंट सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा 2-3 घंटे के बाद कि इसको चेक करो। उन्होंने चेक किया तो चेक करने का तरीका ये था कि 10-12 लोग जो उस वक्त वोट डाल रहे थे उनसे उन्होंने पूछा कि आपके वोट सही पड़े या गलत पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे वोट सही पड़े। तो मुझे राजशेखर ने और सिन्हा साहब ने ये फोन करके बताया कि जो बाद में जो लोग वोट डाले गए उनको चेक किया गया, सब सही बता रहे हैं, इसलिए अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा वोट गलत पार्टी में गया था, गलत कैंडिडेट गया था, मैंने उसको वोट नहीं दिया। जी अब इस पे 2-3 और बातें बताने की जरूरत है। जी एक साब्यसाची दास एक एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के। जी उन्होंने 2019 के इलेक्शन को स्टडी किया कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। उन्होंने पाया कि 2019 के इलेक्शन में 9 पार्लियामेंट्री सीटों पर जहां मार्जिन जो है हार और जीत में 2000-3000 के बीच में था, वहां मैनिपुलेशन हुआ था और बीजेपी के कैंडिडेट जिताए गए थे। ये साब्यसाची की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसपे उनको हटा दिया गया उस जगह से, अशोका यूनिवर्सिटी से नौकरी से बाहर कर दिया गया। जी और 30 मीडिया हाउसेज ने, इंग्लैंड और अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के 30 मीडिया हाउसेज ने 1 साल पहले ये रिपोर्ट छापी थी कि इंडिया के ईवीएम सिस्टम में मैनिपुलेशन होता है और बीजेपी के हक में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, इसलिए इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसमें सिर्फ एक तब्दीली अगर कर दी जाए तो ये सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। जी तब्दीली ये होना चाहिए कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो उसकी हार्ड कॉपी निकाल की जा सकती है। वो पर्ची कैंडिडेट को वो उसको दिया जाए वोटर को, और वो जाके दूसरे डिब्बे में डाल दे और जी। फिर उसकी मैनुअल काउंटिंग हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो एक एफिशिएंसी भी बनी रहेगी ईवीएम सिस्टम की, और वोटिंग के ऊपर जो एतराज होते हैं, शक होते हैं, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। और ये किया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर को इस पर गौर करना चाहिए। इस पे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि वीवीपैट को कंपेयर कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लिमिटेड उस पर डिसीजन लिया, ये कह के कि गड़बड़ हुई, इसका कोई सबूत नहीं दिया जा रहा। अब सबूत तो उस वक्त मिलेगा हाँ, जब उस मामले को निपटा ही दिया, एक तरीके से खत्म ही कर दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस पे एक चीज ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सिस्टम जो जापान ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जापान को जब इसकी खराबियां पता चली तो उन्होंने उसका अबेंडन करके बैलेट सिस्टम पे रिवर्ट कर गए। अमेरिका की 50 रियासतों में, 50 स्टेट में थे, 47 में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, सिर्फ 3 स्टेट में ईवीएम सिस्टम है। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी के तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक रूलिंग दी थी कि ये सिस्टम चूंकि अंधा सिस्टम है, ओपेक सिस्टम है,
इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी से पूरी नहीं होती, इस सिस्टम को खत्म किया जाए। तो जर्मनी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ईवीएम सिस्टम को रिजेक्ट किया और वहां बैलेट पेपर से वोटिंग होती। तो ज्यादातर यूरोप, अमेरिका की ज्यादातर रियासतें, जापान जो मौजूद था ईवीएम का, इन सब ने बैलेट पेपर को रिवर्ट किया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा कदम होगा अगर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए राजी हो जाए कि वीवीपैट की पर्ची जो अभी निकलती नहीं, खाली दिखाई देती, वो निकल के आए और वोटर पर्ची को बैलेट पेपर के तौर पे डाले। अगर ऐसा हो जाएगा तो सिस्टम में मैनिपुलेशन कम हो जाए। आपको क्या उम्मीद है ऐसा होगा? अगर जनता पीसफुली सड़कों पे निकल आए तो गांधी जी ने तो इसी जनता के भरोसे दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉलोनियल पावर था उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो जिस दिन अपोजिशन जनता को लेकर सड़कों पे उतरेगी, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करेगी, तब ये चीज बदल जाएगी। क्योंकि जो भी सत्तारूढ़ दल है उसके हक में है कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें कमजोरी रहे, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। तो गवर्नमेंट से उम्मीद करना गलत होगा कि वो बदलेगी, लेकिन जनता इसको बदलवा सकती है। आप बने रहिए, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए अंसारी साहब। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई सवाल वहीं से आके अटक गया। प्रत्याशी कह रहे हैं कि डीएम ने जिता दिया, हरा दिया। अंसारी साहब कह रहे हैं कि ऐसा होता है, अगर कोई डीएम चाहे तो हरा सकता है, जिता सकता है, आगे पीछे कर सकता है, लेकिन अगर वो संविधान के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तो ऐसा नहीं करेगा। वो भी डीएम से लेकर बहुत बड़े पदों पर रहे हैं और खुद एक आप बीती बता रहे हैं कि उनका वोट ही 2014 में किसी दूसरी पार्टी को पड़ गया था जिसको नहीं चाहते थे वो। अंततोगत्वा एक सीनियर आईएएस भी अपना वोट सही जगह नहीं पहुंचा पाया। तो इस सिस्टम तो दिक्कत में है, लेकिन इसको हंसी में उड़ा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बैठक उनके एनडीए की थी उसमें उन्होंने पूछा कि क्या ईवीएम अभी जिंदा है, ईवीएम या मर गई। तो जहाँ ईवीएम राजनीतिक मुद्दा हो जाए तो मुझे लगता है जो रास्ता बताया अंसारी साहब ने, जनता को ही कुछ अख्तियार करना पड़ेगा, अपनी मांग जनता को रखनी पड़ेगी गांधीवादी तरीके से। एक ब्रेक ले रहा हूँ। हराया गया है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, या तो यहाँ से काउंटिंग कराएंगे जिलाधिकारी महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर। अगर नहीं कराई गई वीवीपैट की पर्चियों की गिनती, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। ब्रेक से लौट आए हैं। मंथन में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष की अपील का डीआरएस कब। डीआरएस मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो क्रिकेट में चलता है। बहुत सारे प्रत्याशियों ने, जैसे रामनाथ सिंह सिकरवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से, कह रहे हैं कि हमने डीएम को कहा लेकिन रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। अब वो चाहते हैं कि वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान हो। वो ऐसे इतने सक्षम प्रत्याशी हैं नहीं कि उसकी वो रिकाउंटिंग की जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो फीस दे सकें। राय ले रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बीच फर्रुखाबाद में बहुत ही करीबी अंतर से चुनाव हारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर नवल किशोर पेशे से जाने माने चिकित्सक हैं और बहुत मजबूती के साथ में उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। वो कह रहे थे, मैं उनका एक बयान अभी सुन रहा था, कि अगर मैं हारता हूँ तो ये मानो कि मुझे हरा दिया गया। इतना कॉन्फिडेंट थे डॉक्टर नवल किशोर। मैं आऊँगा डॉक्टर नवल किशोर के पास। संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अनीस अंसारी साहब ने तो एक उदाहरण समेत बता दिया। हम लोग जब कहीं बचपन में जब पढ़ाई करते थे, स्कूलिंग करते थे गाँव के स्कूलों में, तो कहा जाता था उदाहरण समेत स्पष्ट करो। जब प्रश्न आता था इम्तहान में, 100 उदाहरण समेत स्पष्ट करो। तो डॉक्टर अनीस अंसारी ने तो उदाहरण समेत बता दिया कि भाई तो मेरा ही वोट। इतने सीनियर आईएएस अफसर, तमाम इनके चेले चपाटी डीएम, तमाम इनके चेले चपाटी सेक्रेटरी और इनका वोट ही दूसरी पार्टी में पड़ गया। और इन्होंने आज इस शो में इस बात को कह के संजय एक नई बहस को जन्म दे दिया उन लोगों को जो कह रहे हैं कि ईवीएम मर गई है कि जिंदा है। संजय, मैं दुर्गेश जी से बड़ी निवेदन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिसको वोट दिया और वो पर्ची वीवीपैट की दूसरी निकली। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस पार्टी को उन्हें वोट देना चाहिए था
उसे वो दे नहीं रहे क्योंकि वो पर्ची बदल के उन्हें दिखाया गया कि आपको वोट तो यही देना था। जी। तो बहुत ही, लेकिन जो बात ये तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे, मेरी अक्सर मुलाकातें भी रही है अनीस साहब से। तो अनीस जी ने अगर इस तरह का उदाहरण अपने खुद का दिया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया है और इसको बड़ी गंभीरता से लेने की है, और खास तौर से चुनाव आयोग को, यदि चुनाव लोग आपका शो देख रहे हैं और अनीस जी के इस बयान को देखा सुना है, तो ब्यूरो और चुनाव आयोग के बड़े अफसर जो इनके सानिध्य में भी रहे हैं, जिस सिन्हा जी का नाम लिया वो तो लखनऊ से ही है, तो निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी शिकायतों पर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जैसा कि अनीस साहब ने कहा, मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की भी है कि जो कभी कभी सुनने में आता है कि तमाम जजेस ने किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की है या वहां चिट्ठी लिखी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे अनुभव वाले जो अफसरान हो, जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हो, जो राजनेता हैं और जो जजेस हैं, अगर उनके साथ भी इस तरीके का कोई अनुभव रहा है और ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची के मिलान को लेकर, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तब जाके जनता जगेगी और जनता इनकी बात को सुनेगी। क्योंकि ये एक उदाहरण हुआ, लेकिन जनता में ये बात गई नहीं। अगर जनता में ये बात जाती तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा गर्माता। और ये सच है उन्होंने जो कहा है कि तभी ये कहा जाता है कि डीएम अगर चाहे ले तो 5-10 हजार का खेत कर सकता है। नवल किशोर साहब को मैंने सुना नहीं, डॉक्टर साहब को, लेकिन उनका जो मार्जिन रहा है हार जीत का, वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। और फर्रुखाबाद के लिए हम लोग रात में 8 बजे तक सुन रहे थे कि वहां कुछ खेला होने वाला है, नहीं तो ये डॉक्टर साहब जीत रहे। तो निश्चित तौर पर जो रामनाथ शिकरवार जी का, डॉक्टर साहब का जो आरोप है और साथ में अनीस अंसारी जी की जो उदाहरण के साथ प्रस्तुति है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बल देती है कि एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि तमाम ऐसे राज्यों में जहां अनीस साहब ने बताया कि वीवीपैट और ईवीएम को हटाकर अब बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, लगातार विपक्ष मांग करता रहा है, लेकिन 2024 के जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए बड़े हैरान करने वाले थे, क्योंकि विपक्ष को काफी सीटें मिल गई। उत्तर प्रदेश में तो करारी शिकस्त हुई है बीजेपी की, इसलिए वो कहती है कि ईवीएम तो अब सती सावित्री हो गई है। और विपक्ष भी इस बात से खुश हो गया है कि हमारी सीटें बहुत आई हैं, हम तो बहुत मार्जिन से बहुत सारी सीटें हारे, नहीं तो हमने जीत ली है। तो अब देखना यह है कि कितनी कमर विपक्ष कसता है, उसके साथ कितने लोग लामबंद होते हैं और ईवीएम और बैलेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की लड़ाई आगे लड़ी जाए। ठीक बात है। डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपने हॉस्पिटल में ही हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये पूरा प्रकरण क्या हुआ है जरा आज दर्शकों को बताइए, क्योंकि चुनाव के बाद एक लंबी थकान होती है और उसके बाद आप कर्मठ चिकित्सक भी हैं, लगातार अभी इस समय आप चिकित्सा कर ही रहे हैं, जो आपकी वेशभूषा मैं देख रहा हूं। तो कुल मिलाकर सेवा का फल जनता ने तो आपको दे दिया डॉक्टर साहब, जो आपने गली गली लोगों की सेवा की है उसका फल दे दिया, लेकिन वो सर्टिफिकेट के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं डॉक्टर नवल किशोर? चलिए, पहले तो आपको, आप सभी को के न्यूज के माध्यम से सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पत्रकार साथियों को। और मैं ये कहना चाहूंगा कि काउंटिंग के दिन, खासकर कायमगंज विधानसभा की जो काउंटिंग हो रही थी जी, वहां पर 18वां राउंड चल रहा था। 18वें राउंड की काउंटिंग को डिस्प्ले नहीं किया गया और लगातार 31 राउंड तक की काउंटिंग को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और 31वें राउंड के बाद जब हमारे काउंटिंग एजेंट हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बाद में एसडीएम और सीडीओ उस समय जो कायमगंज विधानसभा की काउंटिंग हो रही थी, और उन्होंने इस तरह से ट्रीट किया कि आप हैरत अंगेज रह जाएंगे कि जहां उनको काउंटिंग के लिए डिस्प्ले पे वोट करना चाहिए था, अनाउंस करना चाहिए था, और हमारे काउंटिंग एजेंट कह रहे थे कि आप इसको अनाउंस करिए। और जब मैंने कहा कि इसको अनाउंस करिए आप, तो उन्होंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह मात्र उन्होंने 3 बूथ का काउंटिंग को उन्होंने अनाउंस कर दिया। और जब अनाउंस करते हैं तो बताते हैं कि फलाने को इतना इतना बूथ पे वोट मिले, लेकिन वहां के एसडीएम महोदय ने, जो यारो महोदय थे, उन्होंने टोटल काउंटिंग को डिस्प्ले किया। और मैं कह सकता हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय और निर्वाचन अधिकारी महोदय 2 बजे के बाद से लेके
मैं उनसे बार बार कह रहा था, अनुरोध कि आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए। वो लगातार एक ही बात कह रहे थे कि अलीगंज से अभी आपका जो एटा में काउंटिंग हो रही है वहां से प्रॉपरली आपका चार्ट नहीं आ रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता, 2 बजे से लेके 8 बजे तक कुछ काउंटिंग का डिस्प्ले ही नहीं किया गया। और बाद में जब डिस्प्ले किया तो इन्होंने, डीएम साहब ने अनाउंस किया कि जितने भी एआरओ हैं अपना जो काउंटिंग का जो 17वीं फॉर्म है वो लाके कलेक्ट कर दें। और मैं कह सकता हूं कि वहीं पर इन्होंने गोल मेला कर दिया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 27वें राउंड में इस तरह से अप्रत्याशित वोट की बढ़ोतरी हुई, मुझे लगता है कि वो बढ़ोतरी कवर करना मुश्किल था। और अंत में मैंने तमाम प्रयास करे। मैं ये भी कहना चाहूंगा, एज ए कैंडिडेट मैंने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ काउंटिंग मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी रिकाउंटिंग के लिए प्लान किया जाए। लेकिन पहले तो वो कहने लगे कि आप एआरओ वहां पर जाइए, क्या नाम एटा। कैसे पॉसिबल था, हमारी काउंटिंग फर्रुखाबाद में हो रही है और मैं वहां पर एटा में जाके अपनी काउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दूं। तब जाके मैंने डीएम साहब से मैंने कहा कि एआरओ बड़ा होता है या आरओ बड़ा होता है। तब उन्होंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी, एक एप्लीकेशन हमारी जो रिकाउंटिंग के लिए ली थी ले ली जी। और उसका कोई भी, मैंने इसके लिए एक लेटर लिखा, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में जिस तरह से हमारे जो फतेहपुर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर साकी ने भी माननीय निर्वाचन अधिकारी फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट साहब को मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दिया है और उसमें मांग की है, उसमें बाकायदा मैंने पत्रांक संख्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो लेटर है 1 जून 2024 को, जिसमें अगर प्रत्याशी चाहे तो 5% बूथों की अपना रिकाउंटिंग नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन करा सकता है। और मैंने जिलाधिकारी महोदय को वेरिफिकेशन के लिए अपना लेटर दे दिया है। अब भविष्य में देखते हैं कि वेरिफिकेशन का क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो भी कैंडिडेट होगा 4 प्रपत्रों के अलावा सारे प्रपत्र वो लिखित में मांग सकता है, उसकी बाकायदा फीस जमा होगी। और मैं आज मेरे जो इलेक्शन एजेंट थे और वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताया, डीएम साहब ने कहा कि डॉक्टर नवल किशोर आएंगे तभी काम होगा। और मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्शन पिटीशन के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में हमने जो तैयारी की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, हम जो लीगल हमारी कमेटी है समाजवादी पार्टी की, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं और उस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों ने जाने के लिए काम की तैयारी किया। तो माननीय हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने जब पेपर्स मांगने के लिए काम किया, हमने पेपर्स के लिए लेटर दे दिया है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। और हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो शासनादेश है 1 जून 2024, जिसमें वोट डिक्लेयर होने से 7 दिन के अंदर कोई भी कैंडिडेट 5% बूथों की वेरिफिकेशन करा सकता है, मैंने उसके लिए भी माननीय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को मैंने एप्लीकेशन दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं अब आगे भविष्य में क्या होगा, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारा जो 2 बजे के बाद से हमारा रिजल्ट का डिक्लेरेशन 9 बजे के बाद किया गया, इस तरह से हम साफ कह सकते हैं कि हमारी काउंटिंग में जो इनकरेक्ट काउंटिंग की गई है, इनकरेक्ट काउंटिंग करके भाजपा के प्रत्याशी को गलत रूप में फर्रुखाबाद से डिक्लेयर किया गया है। डॉक्टर साक्य, अगर देखा जाए तो एक तो ये आपकी जो हार है वो 2600 कुछ वोटों से शायद है, जो मेरे पास जानकारी है। एक तो वो बताएं दर्शकों को कि कितने मतों से आपको हारा उन्होंने एग्जैक्ट किया है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि ये ईवीएम की बजाय ये जो डीएम वाला मसला है, जो अखिलेश यादव ने कहा था कि भैया ये जो एग्जिट पोल आया है ये ईवीएम वाला नहीं है, ये डीएम वाला एग्जिट पोल है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जो बात कहे थे वही बात आप भी कह रहे हैं कि डीएम ने खेल कर दिया। इसमें तो ईवीएम कहीं है ही नहीं, ईवीएम तो सत्ती सावित्री साबित हुई इसमें भी। डॉक्टर साहब क्या, लेकिन जो ईवीएम से जो वोट मैं कह सकता हूं कि जो लास्ट टेबल हो काउंट किया जाता है टोटल वोट्स, आपने डिस्प्ले पे वोट नहीं दिखाया,
और डिस्प्ले पे वोट न दिखाने के कारण हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारी काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि मैं लगातार फर्रुखाबाद में, जहां मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता था और दूसरे मेडिकल कॉलेज में रह के मैं काम कर सकता था, हमने एक छोटी जगह से, छोटी कायमगंज जैसी कस्बे में अपना अस्पताल खोला और उस अस्पताल के जरिए लगातार 10 से 12 सालों से हमने लोगों की सेवा की है। मैं स्पेशली धन्यवाद कि हमारे इस बार के इलेक्शन में सारी जातियों की और पार्टियों की सीमा टूट गई, लेकिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट दूसरा निकला। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं शासन से कि हमने जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो 1 जून 2024 के शासनादेश सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हम चाहते हैं कि 5% हमारे 5% जो ईवीएम है टोटल, उसकी दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाए। मैं के न्यूज के माध्यम से प्रशासन, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को मैं संदेश देना चाहता हूं कि कैंडिडेट जो चाहता है, जो आपने गाइडलाइन बनाई है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक बात है। मैं डॉक्टर अनीस अंसारी को फिर शामिल करूंगा चर्चा में। डॉक्टर साहब जी, ये कुल मिलाकर ये तो डीएम वाला मसला है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहूंगा, इसमें ईवीएम और डीएम दोनों का आपस में गोल बन गया है। भाई ईवीएम कौन चलाएगा? ईवीएम रोबोट तो चलाएगा नहीं, इंसान ही गणना करेगा। वो कह रहे देखो कैसे खेल हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है क्या? हालांकि आपकी फैटर्निटी है, ब्यूरोक्रेसी आपकी, आप बहुत लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप, मेरी बात आपको खराब लगे, बुरी लगे, लेकिन आप बेबाकी के साथ में बातें कहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ तो डीएम ने खेल कर दिया, डॉक्टर साक्या जैसा कह रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कि किसी जिले के जानबूझ के घपला किया होगा, लेकिन साब्यसाची दास, प्रोफेसर साब्यसाची दास की जो सर्वे है जी, जो 2019 के इलेक्शन के बारे में, उसमें तो उन्होंने साबित किया कि 9 पार्लियामेंट्री सीट में जहां मार्जिन कम थे बीजेपी और अपोजिशन के बीच में, वहां बीजेपी के हक में मैनिपुलेशन किया गया था और जिताया गया था। तो ये तो सबूत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 चीजें और नोट कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन के स्टॉक में 23 लाख मशीनें मिल नहीं रही हैं, ऐसी खबरें हैं। खरीदी गई हैं सरकार के पैसे से, लेकिन वो मशीनें लापता है। तो ये मशीनें कहाँ चलेंगी? और इतने साल हो गए, वो मशीनें अब तक ट्रेस क्यों नहीं हो पा रही? तीसरी चीज, अभी जो रिजल्ट, इसके 7 राउंड में इलेक्शन हुआ है, आपको याद होगा शुरू के जो राउंड थे उनका रिजल्ट आने में 10 दिन लग गए थे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाता है कितने वोट पड़े हैं किस बूथ पे, तो उसको 10 दिन क्यों लगाया गया उसको जवाब देने में? उसको क्यों इतना टाइम लगा? ये सारी चीजें हैं जिससे पारदर्शिता के ऊपर शुबा पैदा होता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो अपने सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर ले कि उनका दुश्मन भी उनके ऊपर इल्जाम न लगा सके। लेकिन अभी ये व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। कमीशन को चाहिए कि जो वीवीपैट्स हैं उनको किया जा सकता है, टेक्निकली पॉसिबल है कि वीवीपैट की पर्ची वोटर को मिले और वो पर्ची फिर बूथ में डाल दी जाए, तो दोनों का मिला जुला एक सिस्टम हो जाएगा जिसमें फिर कोई इल्जाम लगाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। इसको अडॉप्ट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए मामला, तो मेरी विनती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे गौर कर ले कि भाई सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्यों ना किया जाए। पर्ची ही तो अलादीन का चिराग है अंसारी साहब। अगर वो चिराग हमारे आपके हाथ में लग जाए तो ऐसे घिसो, बिल्कुल खुल जा सिम सिम, जिसकी चाहो सत्ता बनाओ। वो चिराग ही छिन गया है, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, मेरे पास कोई इसका बहुत सबूत नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हो। आप जैसे विद्वज्जन इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपकी ही वोट जब कहीं और पड़ गई तो अब क्या कहना। लेकिन जरा इस पर भी रोशनी डालिए अनीस अंसारी साहब, कि ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आईएएस अफसर होते हैं, ये अलग ब्रेन तो होता है, क्योंकि इतना पढ़ लिख कर वो आते, ब्रेन तो अलग होता है, लेकिन क्या वो मतलब पार्टी विशेष के लिए भी काम करने लगते हैं? क्या जीते हुए लोकतंत्र को लुटवाने में सहायक होते हैं? क्या लूटमार, लोकतंत्र की लूटमार में भी वो भूमिका निभा देते हैं क्या? ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसमें कि आईएएस अफसर सब के सब नॉन पॉलिटिकल तरीके से या ईमानदारी से काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत फरीजा होगा, गलत ये हाइपोथेसिस है। अफसरों में आईएएस में ज्यादातर अच्छे लोग हैं
लेकिन ऐसे लोगों के वाकयात मिल जाएंगे जहां उन्होंने मैनिपुलेट करने में मदद दी है। ये कभी भी किसी सिस्टम में पॉसिबल है कि मैनिपुलेशन हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि आईएएस का अफसर है तो वो गलती नहीं करेगा। वो गलती हो सकती है, वो गलती की जा सकती है। तो सिस्टम में अंसारी सर वो मानने को भी तैयार नहीं है ना। वो डॉक्टर नवल किशोर सर्जरी करने वाले डॉक्टर, जनता की सेवा करने वाले डॉक्टर, वो लोगों का दर्द सहने वाले डॉक्टर, अब उनको इतना बड़ा दर्द दे दिया, सुन भी नहीं रहे। वो कह रहे भाई नियम संयम से कम इसको तो जिले सुबहानी वाला रवैया के जाओ नहीं कराते भाई। और साहब ये दुख की बात गलत तो है, ये यह रवैया है, गलत है। कभी होना चाहिए। पुराने बैलेट सिस्टम में भी जहां कहीं पर ये प्राइमरी फेसी एविडेंस मिलता था, किसी ने जबरदस्ती बैलेट पेपर उठा लिया है या उसमें पानी डाल दिया है, तो हम लोग रिकाउंट करते थे। मैं ऑब्जर्वर बनाया गया था प्रतापगढ़ में एक जमाने में 1980s में, तो 5 दिन तक रिजल्ट उसका नहीं आया था, क्योंकि बार बार वहां बूथ कैप्चरिंग की शिकायत आ जाती थी और हमें बार बार री इलेक्शन कराना पड़ता था। उसको कराना चाहिए। ये इसमें कोई शर्म की बात या कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है कि दोबारा काउंटिंग हो रही। काउंटिंग दोबारा कर लीजिए ताकि मुतमईन हो जाए कैंडिडेट। ठीक बात है। डॉक्टर नवल किशोर कुछ कह रहे हैं, अभी संजय के पास आएंगे। डॉक्टर नवल किशोर क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, जिस तरह से हमारी अलीगंज विधानसभा में एक बूथ पे 8 बार जो वोट डालने का प्रकरण था, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही था जी 103 जी। और इसके साथ में आपने देखा होगा उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको संज्ञान में लिया और वहां पर रिकाउंट दोबारा से रीपोल हुआ। इसके साथ में हमारी अलीगंज विधानसभा में कई बूथ ऐसे थे जहां पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, दबंगों के द्वारा फायरिंग की गई और उनको वोट डालने नहीं दिया गया। मैं चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध करूंगा कि जहां पर आप इलेक्शन कराने का काम करते हैं, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन को भी बहुत आगे भविष्य में हमने बहुत सारी कंप्लेंट करी, लेकिन वहां पर रिपोल नहीं हुआ और वहां के लोगों को वोट डालने दिया गया। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुरोध करूंगा कि जो वोट डालने का लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको वोट डलवाने की व्यवस्था भी भविष्य में करने का काम करें। ठीक बात है। और जी, अब चुनाव के बाद में जो हमारा जिस तरह से काउंटिंग का डिफरेंस 2678 है, 2678 वोट, जो मैं कह सकता हूँ कि हम 21वें राउंड के आसपास, मैंने जो खुद से कैलकुलेशन किया था, हम तकरीबन 7,000 4,500 से लेकर 7,000 वोट के अंतर से जीतने का हमारा था। लेकिन 21वें राउंड के बाद इस तरह से जो डिस्टर्बेंस किया गया, लगातार 10 मिनट में सारे के सारे जितने भी राउंड्स थे वो डिक्लेयर करके और पहले से मैं कह सकता हूं कि कैलकुलेशन करके हम लोगों को हराने का काम किया है। इसलिए मैं डॉक्टर नवल किशोर आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे अभी हमने जो 5% बूथ्स को काउंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए किया है, वो कराया जाए, जो कि कैंडिडेट्स का राइट्स है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अनुपालन में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी निर्देश दिया है। लेकिन अब माननीय जिलाधिकारी महोदय का जिस तरह से रवैया हमें दिख रहा है, अभी हम इसमें नहीं आता। ठीक बात है। इसके विरोध भी हम हाई कोर्ट में जाने का काम करेंगे और भविष्य में हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमको हराया गया है, सम्मान मिलने का काम हो। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा जब सारे एमपीज की बैठक थी और उस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2 हमारे सांसद ऐसे हैं जिनको प्रशासन के सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो जनता के और हमारे सांसद हैं। इसलिए सही बात है। ये बड़ा सम्मान है एक अध्यक्ष के द्वारा। रामनाथ सिंह सिकरवार के पास आऊंगा, चूंकि मेरे पास अब वक्त बिल्कुल नहीं है। रामनाथ सिंह सिकरवार, ये डॉक्टर नवल किशोर जा रहे हैं कोर्ट, तो आप भी कोर्ट जा रहे हैं इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि दोनों डीएम से पीड़ित हैं। रामनाथ सिकरवार भी और नवल किशोर भी, दोनों डीएम से पीड़ित हैं। जी, जल डीएम अकेला एक्चुअली में क्या प्रेशर में भी आ जाते हैं। कई डीएम ईमानदार हैं, हमारे डीएम भी ईमानदार हैं। लेकिन मेरे सुनने में ऐसा आया है सर कि मथुरा की एक टीम आई, उन्होंने मैनिपुलेट किया इनको मशीनों को आकर के, और अंदर अगर मैं जबरदस्त विरोध करता तो बाहर बहुत बड़ा कहना चाहिए ऐसी घटना घट जाती जो हम कभी भुला नहीं पाते। इसलिए मैं अंदर शांत रहा, नहीं सारे गलत काम को रोकने में सक्षम था, क्यों मैं एक सोल्जर हूँ। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, आर्मी में मैंने 18 वर्ष नौकरी की है, वहां से रिटायरमेंट आया
तो मेरे कर्नल ने मेरा चरित्र लिख के दिया एग्जाम्पलरी। जी यहाँ आने के बाद मुंह खोलने पर, गलत लोगों का विरोध करने पर मुझ पर गुंडा एक्ट है, कई बार गुंडा एक्ट लगाया, 6 महीने के लिए बाहर किया, और गैंगस्टर भी है मुझ पर, दर्जनों मुकदमे हैं, कई बार जेल गया हूँ, 6 महीने जेल गया हूँ, और आर्मी में 18 वर्ष में अत्युत्तम चरित्र लेके आया। और यहाँ पर राजनीति में और इन कुर्सियों पर जो लोग बैठे हुए हैं, ये अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुर्दा दिल बैठे हुए हैं। इन मरी हुई आत्माओं के लोगों के सामने जस्टिस मांगना बड़ा मुश्किल है। जस्टिस मांगो। ठीक बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप दोनों को न्याय मिले। एक छोटा सा टिप्पणी संजय श्रीवास्तव जी से। संजय बोलिए। बस मैं दो ही बात कहूंगा कि जो अनिल जी ने कहा कि डीएम जो मैनिपुलेट करते हैं या इस तरीके की, और पॉलिटिकली इन्वॉल्वेशन जो डीएम का है, वो पिछले 20-25 सालों में जो राजनीतिक दल काम करते रहे हैं, उनके साथ जो आईएस लॉबी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्वॉल्व होती है। और वो इन्वॉल्व इसलिए होती है कि वो सरकार या मुख्यमंत्री के चहेते इसलिए बनते हैं कि उनको डीएम की पोस्टिंग चाहिए होती है, उनको जो प्राइम पोस्टिंग है वो चाहिए होती है, इसलिए वो सरकार के मातहत बन के ही काम करते हैं। और तभी इन पदों पे ये आरोप लगते हैं कि ये सिस्टम के लिए काम करते हैं। वो जनता के सेवक होने के बाद जनता के लिए काम नहीं करते हैं, सिस्टम जैसा चाहता है उस तरह काम करते हैं। सिस्टम ने कहा, तमाम ऐसे उदाहरण है, हाल में आप देखिए गाजीपुर में कुछ घटनाएं हुई, कुछ बनारस में घटनाएं हुई, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, जहां के डीएम को लेके कहा जा सकता है कि वो सरकार के सिस्टम में रह के सरकार के लिए काम करते देखे गए। अब बेबाकी से मैं कह रहा हूं, और अनीश जी इत्तेफाक रखते होंगे क्योंकि उनके अंडर में लोग थे और ये भी खुद ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे होंगे, तो इस तरीके की चीजें इनके सामने आती रही होंगी। लाभ के पद पे जाने का जो लालच है, उसके तहत ये सिस्टम में खराबी आई है, और जिसके ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब डीएम, अगर डीएम बनना चाहेगा कोई आईएएस, तो मुख्यमंत्री के लिए ही काम करेगा। तमाम ऐसे उदाहरण अभी भी हैं कि बहुत से जिलों में डीएम है, विधायक, सांसद, एमपी किसी के नहीं सुनते हैं, सीधे डीएम की सुनते हैं, सीधे मुख्यमंत्री की सुनते हैं और मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसीलिए खामियां हैं। और ये जो ईवीएम में छेड़छाड़ या गड़बड़ी की बातें सामने आती हैं कि डीएम ऐसा कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर किया होगा। अब ये तो जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, या चुनाव आयोग जिसके ऊपर लगातार अब की बार आरोप लगता रहा कि कौन आयोग लगता रहा, सरकार की तरफ से। थैंक यू संजय जी, बहुत शुक्रिया। संजय श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर अनीस अंसारी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रामनाथ सिंह सिकरवार आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति जनता की सेवा के लिए उतरा है और उसे लगे कि जनता उसे जिता रही है और वो सही मायने में जिता भी रही है, और अचानक ऐन वक्त पर कोई सिस्टम, कोई तंत्र, कोई मशीन अगर वो जनादेश छीन ले, तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है ये किसी लोकतंत्र के लिए, किसी देश के लिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।